क्या ये बात थोड़ी अजीब नहीं है कि अगर कोई यात्री दिल्ली के एक होटल में रुकता है, फिर ट्रेन लेकर आगरा जाता है और उसके बाद जयपुर निकल जाता है। हाँ, वो ट्रिप पर है। बिल्कुल। तो सरकारी कागजों में ना वो एक इंसान नहीं रहता, वो 3 अलग-अलग टूरिस्ट बन जाता है। ये बहुत ही हास्यास्पद है, लेकिन सच है। आज की हमारी इस डीप डाइव में हम इसी फर्जी गणित को डिकोड करने वाले हैं। हमारे पास आज कुछ बेहतरीन रिसर्च पेपर्स और डेटा पॉइंट्स हैं, और ये सब भारतीय पर्यटन क्षेत्र के विकास पर एक बहुत ही गहरी और चौंकाने वाली नजर डालते हैं। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा का मिशन ही ये समझना है कि कैसे पर्यटन की सफलता को मापने का जो हमारा तरीका है ना, उसे पूरी तरह से बदल जाना चाहिए। मतलब पुराने तरीके अब काम नहीं कर रहे हैं? एकदम नहीं। हमारे सामने मौजूद स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि सफलता को अब आने वाले पर्यटकों की भारी भीड़ से नहीं मापा जा सकता। ये जो इन्फ्लेटेड अराइवल स्टेटिस्टिक्स होते हैं ना, ये मॉडल अब एक्सपायर हो चुका है। तो नया मॉडल क्या होना चाहिए? रिसर्च का मुख्य तर्क यही है कि भविष्य के पर्यटन की नींव स्मार्ट गवर्नेंस और स्थानीय लोगों की भागीदारी पर टिकनी चाहिए। चलिए इस पूरे तिलिस्म को थोड़ी गहराई से समझते हैं, क्योंकि देखिए जब भी पर्यटन में बूम या उछाल की बात होती है तो सबसे पहले अखबारों की हेडलाइंस में आंकड़े ही चमकते हैं। हाँ, वो बड़े बड़े नंबर्स। बिल्कुल। जैसे इस साल इतने लाख पर्यटक आए या पर्यटन में इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई। लेकिन हमारे स्रोत तो बता रहे हैं कि ये आंकड़े असल में एक छलावा हैं। तो ये काम कैसे करता है? मतलब ये जो डुप्लीकेट गिनती का पूरा मैकेनिज्म है वो है क्या? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो है इन आंकड़ों को इकट्ठा करने का ऐतिहासिक तरीका, जो कि कुछ हद तक त्रुटिपूर्ण भी है। अच्छा। हाँ, स्रोत के अनुसार दशकों से पर्यटन में सफलता को सिर्फ 2 ही चीजों से नापा जाता रहा है। पहला, कि सरकार ने कितना बजट आवंटित किया, और दूसरा, टूरिस्ट अराइवल्स यानी कितने पर्यटक आए। ठीक है, सुनने में तो सामान्य लगता है, पर है नहीं। अब होता क्या है कि ये अराइवल डेटा अक्सर होटलों के चेक इन रजिस्टर या राज्यों के बॉर्डर क्रॉसिंग से आता है। हर बार जब कोई व्यक्ति नए राज्य या नए होटल में एंट्री करता है, ओहो, तो सिस्टम उसे एक नया पर्यटक मान लेता है। एग्जैक्टली। ये तो डिजिटल मार्केटिंग के उस क्लासिक उदाहरण जैसा हो गया, जैसे किसी वेबसाइट पर पेज व्यूज और यूनिक विजिटर्स को मापना। हाँ, बिल्कुल सटीक तुलना है ये। मतलब अगर मैं किसी वेबसाइट पर जाकर 10 बार पेज को रिफ्रेश कर दूं, तो सिस्टम 10 पेज व्यूज दिखाएगा। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि 10 अलग-अलग लोग उस वेबसाइट पर आए हैं। बिल्कुल नहीं। यूनिक विजिटर तो मैं अकेला ही हूं ना। पर्यटन का ये पुराना तरीका तो सिर्फ पेज व्यूज गिन रहा है, यूनिक विजिटर्स को तो वो देख ही नहीं रहा। यही बात है। स्रोत भी इसी बात को बहुत प्रमुखता से रेखांकित करता है। नीतियां बनाने वाले अक्सर इन 10 अलग-अलग लोगों के हिसाब से योजनाएं बना रहे थे, जबकि असल में व्यक्ति एक ही था। सही कहा। बुनियादी ढांचा, पानी, बिजली, इन सब की प्लानिंग उस डेटा पर हो रही थी जो वास्तविकता से कोसों दूर था। लेकिन एक मिनट, यहां मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। क्या? आज के समय में तो हमारे पास तकनीक का पूरा जाल बिछा हुआ है ना। आधार कार्ड है, पासपोर्ट की अनिवार्य ट्रैकिंग है, हाँ, वो तो है। होटल में चेक इन करते समय हर किसी को अपनी डिजिटल पहचान देनी ही होती है, और हॉस्पिटैलिटी सॉफ्टवेयर पलक झपकते ही डेटा सिंक कर लेते हैं। तो क्या इस तकनीकी बदलाव से ये डुप्लीकेट आंकड़े फिल्टर नहीं हो जाने चाहिए? यही तो इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी विडंबना है, और इसी पर रिसर्च लेखकों ने कड़ा प्रहार किया है। मतलब तकनीक है, लेकिन इस्तेमाल नहीं हो रही। लेख साफ तौर पर यह उजागर करता है कि आज व्यवस्था के पास इन डुप्लीकेट एंट्रीज को हटाने की पूरी तकनीक मौजूद है। डिजिटल आईडी ट्रैकिंग से एकदम सटीक और यूनिक डेटा निकाला जा सकता है। फिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यह है कि नीतियों को सुधारने और बेहतर योजनाएं बनाने के लिए इस सटीक डेटा का इस्तेमाल शायद ही कभी किया जाता है। तो फिर असली वजह क्या है? क्या ये तकनीकी अक्षमता है या इसके पीछे कोई और हिडन एजेंडा है? देखिए, रिसर्च के लेखकों का मानना है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी ढांचागत अड़चन है। सिस्टम अभी भी उन बड़े और भ्रामक आंकड़ों को दिखाने में ज्यादा दिलचस्पी रखता है, क्योंकि वो रिपोर्ट कार्ड में देखने में अच्छे लगते हैं। एग्जैक्टली। अगर कल को सरकारें यूनिक विजिटर्स का असली डेटा जारी कर दें तो रातों रात पर्यटन के आंकड़े 60 से 70% तक गिर जाएंगे। बाप रे, 70%? हाँ, और किसी भी विभाग के लिए यह स्वीकार करना राजनीतिक या प्रशासनिक रूप से फायदेमंद नहीं होता कि उनकी जो ग्रोथ है वो असल में उतनी नहीं है जितनी दशकों से बताई जा रही थी। ये तो वाकई हैरान करने वाला है। मतलब पर्यटकों को ट्रैक करने के लिए तो 21वीं सदी की अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है,
लेकिन जब बात उन्हें आकर्षित करने और नीतियां बनाने की आती है तो आज भी दशकों पुराने नैरेटिव का सहारा लिया जा रहा है। बिल्कुल। जब आंकड़े ही हकीकत से इतने दूर हैं तो मुझे लगता है कि जो प्रचार करने का तरीका होगा वो भी उसी पुरानी मानसिकता में फंसा होगा, है ना? आप एकदम सही दिशा में सोच रहे हैं। जब हमारी सफलता मापने का तरीका ही पुराना और भ्रामक है तो जाहिर है कि विज्ञापन और मार्केटिंग का स्वरूप भी पुराना ही होगा। स्रोत में इस बात पर गहरी निराशा जताई गई है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आज भी दशकों पुराने विज्ञापनों और प्रचार सामग्री की थीम का इस्तेमाल हो रहा है। मतलब वही पुराने ब्रोशर वाला स्टाइल जहां एक एकदम खाली समुद्र तट या किसी शांत पहाड़ की चोटी दिखा देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल वही। लेख इस बात को बहुत ही रोचक तरीके से पेश करता है कि इन सालों में सिर्फ एक ही बड़ा बदलाव आया है और वो है कि तस्वीरें और वीडियोग्राफी बेहतर हो गई हैं। हाँ, वो तो है। अब हमारे पास 4K रेजोल्यूशन है, ड्रोन शॉट्स है, कलर ग्रेडिंग है, लेकिन जो नैरेटिव है ना, जो कहानी इन जगहों के बारे में बताई जा रही है, वो जरा भी विकसित नहीं हुई है। वो आज भी 90 के दशक वाली है। सही कहा। आज कई पर्यटन स्थल ओवर टूरिज्म यानी अत्यधिक भीड़ का शिकार हैं। उनका भौगोलिक और सामाजिक स्वरूप पूरी तरह बदल चुका है, लेकिन विज्ञापन अभी भी उन्हें वैसी ही खाली, अछूती और शांत जगहों के रूप में पेश करते हैं। ये तो एक तरह से सीधा सीधा भ्रामक विज्ञापन है ना? मतलब कोई भी व्यक्ति वो शानदार ड्रोन शॉट देखकर एक शांत वादी की कल्पना करता है और जब वो वहां पहुंचता है तो उसे क्या मिलता है? ट्रैफिक जैम, हॉर्न का शोर और हजारों लोगों की भीड़। बिल्कुल यही हो रहा है। हम पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आज भी वो कहानियां सुना रहे हैं जो अब अस्तित्व में ही नहीं है। और इस ठहराव का एक बहुत बड़ा नुकसान भी है। रिसर्च बताती है कि जब विज्ञापन जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाते तो न केवल उस जगह की छवि खराब होती है, बल्कि उन प्राकृतिक स्थानों का भी अपूरणीय नुकसान होता है। वो कैसे? क्योंकि विज्ञापन उस जगह की असली क्षमता से कई गुना ज्यादा लोगों को वहां बुला लेते हैं और फिर बुनियादी ढांचा पूरी तरह से चरमरा जाता है। सही बात है। जब हमारे अपने विज्ञापन ही भीड़ बढ़ा रहे हैं और सिस्टम चरमरा रहा है तो ये साफ है कि हम एक दीवार से टकरा चुके हैं। बिल्कुल। और यही वो ब्रेकडाउन पॉइंट है जिसने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि दुनिया के बाकी देश क्या कर रहे हैं। क्या वो भी इसी समस्या से जूझ रहे हैं या उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी है? देखिए, दुनिया के कई देशों ने इस ओवर टूरिज्म और पुरानी रणनीतियों के खतरे को बहुत पहले ही पहचान लिया था। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क की बात करें तो हमारे स्रोत में 3 बहुत ही बेहतरीन ग्लोबल मॉडल्स का जिक्र किया गया है। अरे वाह! तो शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत करते हैं यूनाइटेड किंगडम यानी यूके से। यूके का नाम सुनकर तो सबसे पहले लंदन का ही ख्याल आता है। वहां तो पर्यटकों की भारी भीड़ होती है, तो वो इस भीड़ को मैनेज करने के लिए क्या अलग कर रहे हैं? लंदन में भीड़ होती है और इसीलिए उन्होंने एक नई और बहुत ही रणनीतिक अप्रोच अपनाई है। यूके सरकार अब अपनी मार्केटिंग का इस्तेमाल सिर्फ मुख्य शहरों में भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं करती है। अच्छा, तो फिर वो क्या करते हैं? इसके बजाय वे रणनीतिक सरकारी समर्थन और मार्केटिंग के जरिए पर्यटकों को पेनम्ब्रा की तरफ भेजते हैं। एक मिनट, पेनम्ब्रा, अगर मैं इसे सही समझ रहा हूं तो विज्ञान में इसका मतलब परछाई का बाहरी या हल्का हिस्सा होता है? जी। तो टूरिज्म में शब्द का क्या अर्थ हुआ? इसे ऐसे समझिए कि अगर लंदन रोशनी का केंद्र है तो उसके आसपास के जो कम जाने माने ग्रामीण इलाके या काउंटी हैं वो पेनिम्ब्रा हैं। ओके, समझ गया। यूके का मॉडल सिर्फ ये नहीं कहता कि गांव में जाओ, वे बाकायदा इसके लिए नीतियां बनाते हैं। जैसे रेलवे पास पर उन रूटों के लिए भारी छूट दी जाती है जो इन बाहरी इलाकों की तरफ जाते हैं। स्मार्ट मूव है। और तो और इंटरनेशनल मार्केटिंग कैंपेन्स में अब बिग बेन की तस्वीर के बजाय वेल्स या कॉर्नवाल के छोटे तटीय गांवों को प्रमोट किया जाता है। मतलब वो जानबूझकर लोगों को डाइवर्ट कर रहे हैं। हाँ, इसका मैकेनिज्म ही यही है कि मुख्य शहरों से दबाव कम हो और ग्रामीण इलाकों की अर्थव्यवस्था को पर्यटन का सीधा फायदा मिले। ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने का। मतलब सिर्फ विज्ञापन नहीं बल्कि इकोनॉमिक इंसेंटिव देकर लोगों का रास्ता मोड़ना। और यूरोप के बाकी हिस्से क्या कर रहे हैं? अगर हम पूरे यूरोपीय संघ की बात करें तो स्रोत के अनुसार उन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए एक बहुत ही सख्त कानूनी कदम उठाया है जिसे ग्रीन डायरेक्टिव्स कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रीन वॉशिंग को रोकना है। ग्रीन वॉशिंग, ये शब्द अक्सर सुनने में आता है, लेकिन इसका असली मतलब और इसे रोकने का मैकेनिज्म क्या है? ग्रीन वॉशिंग का मतलब है जब कोई टूरिज्म बिजनेस जैसे कोई रिसोर्ट या ट्रैवल एजेंसी
झूठे दावे करता है कि वो बहुत इको फ्रेंडली है। अच्छा, दिखावा करना। हाँ, वे शायद अपने तौलिए नहीं धो रहे होंगे और इसे पानी बचाने की पहल का नाम दे देंगे, जबकि पीछे उनका कार्बन उत्सर्जन बहुत ज्यादा होगा। वाह, ये तो चालाकी है। बिल्कुल, यूरोपीय संघ के ग्रीन डायरेक्टिव्स ने अब नियमों का पूरा ढांचा बदल दिया है। अब कोई भी होटल सिर्फ अपने ब्रोशर में हरे रंग का पत्ता छापकर सस्टेनेबल होने का दावा नहीं कर सकता। तो उन्हें क्या करना होता है? क्या उन्हें कोई ऑडिट वगैरह पास करना पड़ता है? एकदम सही पकड़े। मैकेनिज्म ये है कि उन्हें अपने सस्टेनेबिलिटी दावों के लिए इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी ऑडिट से गुजरना होता है। ओके। उन्हें सप्लाई चेन, कचरा प्रबंधन और ऊर्जा की खपत के ठोस सबूत देने होते हैं। हाँ, अगर वे झूठे दावे करते पकड़े जाते हैं तो उन पर भारी जुर्माना लगता है। ये बहुत जरूरी है। हाँ, यह कानून कंपनियों को हवाई बातें करने से रोकता है और असली पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देता है। वाह, मतलब जवाबदेही को सीधे कानून से जोड़ दिया गया है। और स्रोत में जिस तीसरे देश स्पेन का जिक्र है, वो क्या कर रहा है? स्पेन तो वैसे ही पर्यटन के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। स्पेन ने एक बहुत ही बड़ा वैचारिक बदलाव किया है। वे अब पारंपरिक भौगोलिक मार्केटिंग से पूरी तरह हट रहे हैं। भौगोलिक मार्केटिंग से हटने का मतलब, क्या वो अब जगहों का प्रचार नहीं कर रहे हैं? देखिए, आमतौर पर पर्यटन बोर्ड जगहों का प्रचार करते हैं, जैसे मैड्रिड आइए या इविसा आइए। इसे भौगोलिक मार्केटिंग कहते हैं। हाँ, ये तो हम हमेशा देखते हैं। इसमें समस्या ये होती है कि स्थानीय राजनेता या नौकरशाह सिर्फ अपने इलाके का नाम चमकाना चाहते हैं। लेकिन स्पेन अब इंटरेस्ट बेस्ड मार्केटिंग यानी रुचि के आधार पर पर्यटन पर फोकस कर रहा है। हाँ, ये कैसे काम करता है? वे जगहों के बजाय प्रामाणिक अनुभवों को मैप करते हैं। जैसे अगर कोई ऐतिहासिक वास्तुकला का शौकीन है तो स्पेन उसे किसी एक शहर तक सीमित नहीं रखता। वे एक पूरा मिडिवल आर्किटेक्चरल ट्रेल प्रमोट करते हैं। अच्छा, एक पूरा सर्किट बना देते हैं। जी हाँ, जो देश के कई छोटे बड़े शहरों से होकर गुजरता है। या फिर मान लीजिए वाइन टेस्टिंग के लिए एक खास रूट। इसका फायदा ये है कि ये किसी एक भौगोलिक स्थान पर भीड़ इकट्ठा करने के बजाय पर्यटकों को उनकी रुचि के अनुसार पूरे देश में फैला देता है। तो ये सब सुनकर तो लगता है कि ये नीतियां बहुत ही आधुनिक और सुलझी हुई हैं, लेकिन यहाँ मेरे मन में एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है। बताइए। यूके, यूरोपीय संघ या स्पेन के ये मॉडल सुनने में बहुत शानदार लगते हैं, लेकिन क्या इन्हें सीधे तौर पर भारत जैसे विशाल, अत्यधिक आबादी वाले और विविधता से भरे देश में लागू किया जा सकता है? ये एक मेरा मतलब है, भारत का स्केल ही बिल्कुल अलग है ना। क्या यहाँ इंटरेस्ट बेस्ड मार्केटिंग वाकई काम करेगी, जहां एक बहुत बड़ी आबादी सिर्फ ताजमहल या किसी मशहूर किले के सामने एक सेल्फी लेना चाहती है? क्या हम यूरोप के इन परिष्कृत समाधानों को भारत की जटिल समस्याओं पर सीधे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और तार्किक सवाल है। और मजे की बात यह है कि हमारे स्रोत भी यही इशारा करते हैं कि हम इन मॉडल्स को जस का तस भारत पर नहीं थोप सकते। मैं भी वही सोच रहा था। भारत का स्केल और यहाँ की डेमोग्राफिक्स बिल्कुल अलग है। इसीलिए रिसर्च के लेखकों का ये दृढ़ मत है कि भारत जैसी विशाल जगह को संभालने के लिए सिर्फ विदेशी मार्केटिंग की रणनीतियां काफी नहीं है। तो फिर यहाँ के लिए असली समाधान है क्या? अगर मार्केटिंग काम नहीं करेगी तो हमें किस चीज पर फोकस करना चाहिए? असली समाधान है सिस्टम के मूल ढांचे में बदलाव। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि पर्यटन को सिर्फ एक प्रोडक्ट या उत्पाद की तरह बेचना बंद करना होगा। तो इसे कैसे देखा जाए? इसे शासन यानी गवर्नेंस के एक अभिन्न हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए। लेख एक बहुत ही शक्तिशाली कंसेप्ट सामने रखता है, रेजिडेंस फर्स्ट यानी स्थानीय निवासी प्रथम गवर्नेंस मॉडल। रेजिडेंस फर्स्ट शब्द से ही स्पष्ट है कि इसमें पर्यटकों से ज्यादा वहां रहने वालों को अहमियत दी जा रही है। लेकिन ये आर्थिक रूप से कैसे काम करता है? इसका पूरा मैकेनिज्म सत्ता और संसाधनों के विकेंद्रीकरण पर टिका है। इस अप्रोच का मानना है कि पर्यटन नीति बनाते समय वीटो पावर या मुख्य नियंत्रण स्थानीय निवासियों के पास होना चाहिए। मतलब फैसले वो लेंगे? जी, अगर हम इस मॉडल के मैकेनिज्म को समझें तो इसके कई स्तर हैं। सबसे पहले ये सुनिश्चित करता है कि पर्यटन से होने वाली कमाई का एक बड़ा हिस्सा सीधे स्थानीय नगरपालिकाओं या ग्राम पंचायतों के पास जाए, ना कि किसी केंद्रीय फंड में। इससे स्थानीय रोजगार पैदा होता है। और पर्यावरण के नजरिए से इसका क्या फायदा है? जब स्थानीय लोगों के पास फैसले लेने की ताकत होती है
तो वो क्षतिग्रस्त प्रकृति को ठीक करने पर फोकस करते हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी इंसान अपने ही घर को मुनाफे के लिए बर्बाद नहीं होने देगा ना। बिल्कुल सही बात है। अगर रेजिडेंस फर्स्ट मॉडल लागू होता है तो स्थानीय लोग कचरा प्रबंधन और कार्बन फुटप्रिंट को लेकर सख्त नियम बना सकते हैं, क्योंकि उस कचरे के बीच उन्हें रहना है। स्रोत का तर्क है कि ये मॉडल सांस्कृतिक संपत्तियों को बड़े कॉरपोरेशंस के व्यावसायिक शोषण से बचाता है। इस मैकेनिज्म को अगर मैं एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझो ना, तो रेजिडेंट फर्स्ट मॉडल किसी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी के नियम बनाने जैसा है। वो कैसे? मान लीजिए आपकी सोसाइटी में एक बहुत ही खूबसूरत पार्क है। हाँ, बाहर के लोग वहां आना चाहते हैं। ठीक है। अगर सोसाइटी का मैनेजमेंट पूरी तरह से किसी बाहरी कंपनी के हाथ में हो, जिसे सिर्फ टिकट बेचकर मुनाफा कमाना है, तो वो पार्क में बेतहाशा भीड़ भर देंगे। हाँ, उन्हें तो बस पैसे से मतलब है। बिल्कुल, पार्क की घास खराब हो जाएगी, हर तरफ कचरा होगा। लेकिन हाँ, अगर सोसाइटी के गार्ड और नियम बनाने की ताकत सीधे वहां रहने वाले लोगों के हाथ में हो, तो वो क्या करेंगे? वे एक लिमिट तय करेंगे। एग्जैक्टली। वे सुनिश्चित करेंगे कि बाहर से आने वाले लोग पार्क में गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि शाम को उन रेजिडेंट्स के बच्चों को भी उसी पार्क में खेलना है। जब स्थानीय लोगों के पास वीटो पावर होती है, तो वो अपने ही पार्क को बर्बाद नहीं होने देते। ये हाउसिंग सोसाइटी वाला उदाहरण इस पूरी थियोरी को एकदम स्पष्ट कर देता है। अगर रेजिडेंट्स यानी स्थानीय समुदाय पर्यटन से त्रस्त हैं, जैसे उन्हें पीने के पानी की कमी झेलनी पड़ रही है या उनके रोजमर्रा के रास्तों पर भारी ट्रैफिक जैम है, तो वे पर्यटकों के साथ कभी भी अच्छे से पेश नहीं आएंगे और फिर पूरा एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। बिल्कुल। रेजिडेंट फर्स्ट मॉडल इसी टकराव को खत्म करता है। जब घर वाले खुश और सशक्त होंगे, तभी वे बाहर से आने वालों का एक टिकाऊ और बेहतरीन स्वागत कर पाएंगे। ये गवर्नेंस मॉडल वाकई एक ठोस समाधान लगता है। लेकिन जब हम स्थानीय निवासियों और उनके पर्यावरण को बचाने की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आज के दौर की एक और बहुत बड़ी चुनौती को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आप किस चुनौती की बात कर रहे हैं? एक ऐसी चुनौती जिसने पर्यटन के पूरे स्वरूप को ही म्यूटेट कर दिया है, और वो है सोशल मीडिया का प्रभाव। इसके बिना तो ये चर्चा अधूरी ही रहती है ना? हमारा स्रोत इस आधुनिक दुविधा पर बहुत ही तीखी आलोचना प्रस्तुत करता है, जिसे रिसर्च में रील वर्दी दुविधा कहा गया है। आज के समय में इंस्टाग्रामेबल ट्रैवल का एक ऐसा जुनून हावी हो गया है जिसने यात्रा के पूरे अर्थ को ही बदल कर रख दिया है। बिल्कुल। आज हालात ये हैं कि किसी नई जगह पर जाने का असली मकसद कुछ सीखना, समझना या उस जगह की शांति को महसूस करना रह ही नहीं गया है। हाँ, वो सब पीछे छूट गया है। मकसद सिर्फ ये साबित करना रह गया है कि मैं वहां गया था और इसके लिए एक परफेक्ट वीडियो या फोटो चाहिए। और यही बात स्रोत को सबसे ज्यादा चिंतित करती है। इस नए ट्रेंड में यात्रा का जो असली अनुभव है वो पूरी तरह से सेकेंडरी हो गया है और प्राइमरी लक्ष्य बन गया है सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बनाना। लेख विशेष रूप से इस बात पर प्रकाश डालता है कि पहाड़ों और संवेदनशील इलाकों में इस रील बनाने की होड़ के कारण बहुत ही अनुचित व्यवहार देखने को मिल रहा है। हाँ, वो तो हम रोज खबरों में देखते हैं। जगह को वायरल करके वहां कचरे का अंबार लगा देना, ये सब उसी मानसिकता का हिस्सा है। जब मैं इस मानसिकता के बारे में सोचता हूं ना, तो मुझे लेख का वो व्यंग्यात्मक लेकिन एकदम सटीक हिस्सा याद आता है। कौन सा वाला? अगर किसी व्यक्ति को अपनी 15 सेकंड की वीडियो के लिए सिर्फ एक खूबसूरत बैकड्रॉप या बर्फ से ढका पहाड़ ही चाहिए, तो वो आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेता? सही बात है। मेरा मतलब है, कोई भी इंसान अपने कमरे में बैठकर अपने पीछे ग्रीन स्क्रीन या VFX लगाकर एक शानदार रील बना सकता है। इसके लिए अपनी कार उठाकर पहाड़ों के नाजुक पर्यावरण में जाकर हॉर्न बजाने, वहां की स्थानीय पुलिस के लिए सिरदर्द बनने और प्रकृति का संतुलन बिगाड़ने की क्या जरूरत है? ये तंज भले ही सुनने में मजाकिया लगे, लेकिन इसके पीछे की जो हताशा है वो बहुत गहरी और जायज है। बिल्कुल है। ये इस बात का प्रतीक है कि हमारा मास टूरिज्म कितनी उथली दिशा में जा रहा है। रिसर्च का निष्कर्ष यही है कि अगर यात्रा का अर्थ सिर्फ एक डिजिटल प्रूफ इकट्ठा करना रह गया है, तो हम अनजाने में उन जगहों की आत्मा को ही खत्म कर रहे हैं जिन्हें हम देखने जाते हैं। तो अब समय आ गया है कि हम इस पूरी विस्तृत चर्चा के धागों को एक साथ समेटें। हाँ, बिल्कुल। इन सारे रिसर्च पेपर्स और लेखों का लब्बो-लुबाब क्या है? अगर कोई आज हमारी ये डीप डाइव सुन रहा है, तो उसके लिए सबसे अहम निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए, हमारे सभी स्रोतों का निचोड़ ये है कि पर्यटन कोई रुकी हुई या स्थिर चीज नहीं है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और लगातार बदलने वाला आर्थिक इंजन है। लेकिन इस इंजन को चलाने के लिए अब हमें शॉर्ट टर्म सोच से बाहर आना होगा।
सबसे बड़ा निष्कर्ष ये है कि समय आ गया है जब सरकारें सिर्फ पर्यटकों की भीड़ गिनने वाले पुराने मॉडल को पूरी तरह से त्याग दें। एक लॉन्ग टर्म विजन की जरूरत है। मतलब हमें एक सस्टेनेबल अप्रोच चाहिए। जी, हमें एक ऐसा सस्टेनेबल मॉडल अपनाना होगा जहां सफलता का पैमाना भीड़ नहीं बल्कि उस जगह की इकोलॉजी का स्वास्थ्य हो। एक ऐसा मॉडल जो रेजिडेंट फर्स्ट की सोच के साथ स्थानीय समुदाय को फैसले लेने की ताकत दे और इन सबको सोशल मीडिया के क्षणिक ट्रेंड से ऊपर रखे। ये एक बहुत ही स्पष्ट पुकार है, गवर्नेंस, सस्टेनेबिलिटी और स्थानीय लोगों की भागीदारी की। और इसी के साथ इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जो इन सभी बातों से ही पैदा हुआ है। बताइए। इस पूरी बातचीत के बाद मेरे दिमाग में भविष्य की एक बहुत ही अजीब लेकिन शायद संभव तस्वीर उभर रही है। कैसी तस्वीर? अगर आज मास टूरिज्म का मुख्य उद्देश्य सिर्फ डिजिटल दुनिया में खुद को साबित करना और स्क्रीन के लिए कंटेंट बनाना रह गया है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य का पर्यटन सिर्फ वर्चुअल रियलिटी यानी वीआर तक सिमट कर रह जाए? ये तो सोचने वाली बात है। सोचिए, क्या हम जल्द ही ऐसे डिजिटल वेकेशन पैकेज देखेंगे जहां लोग घर बैठे अपने हाईटेक वीआर हेडसेट लगाकर किसी भी खूबसूरत जंगल या पहाड़ का एकदम असली जैसा अनुभव कर सकें और वहीं अपनी रील बना लें? और अगर ऐसा सच में होता है तो शायद ये प्रकृति के लिए एक वरदान साबित हो। बिल्कुल, असली प्राकृतिक जगह, वो शांत पहाड़, वो अछूते जंगल सिर्फ उन चंद शोधकर्ताओं, स्थानीय लोगों और गंभीर यात्रियों के लिए सुरक्षित रह सकेंगे जो वाकई में उस अनुभव की कद्र करते हैं, न कि सिर्फ कैमरे के लेंस की। सच में ये सोचने वाली बात है कि क्या भविष्य की आधुनिक तकनीक ही उस पर्यावरण को बचाएगी जिसे आज सोशल मीडिया की तकनीक बर्बाद कर रही है? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की ये डीप डाइव यहीं समाप्त करते हैं। इस जटिल लेकिन बेहद जरूरी विषय की गहराइयों में हमारे साथ उतरने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार कुछ नए स्रोतों और एक नए नजरिए के साथ।